वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, आइए करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत सेठी साहब और राजेश पालिया साहब के साथ। राजेश जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी मंगलम सीमेंट। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जो प्रीवियस हाई बने थे 2018 में, वो लेवल को भी मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अब जिस तरीके से स्टॉक में वीकली और डेली सेटअप के हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो प्राइस एक्शन इसमें पिछले 1-2 महीने में देखने को मिली, हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब जो ब्रेकआउट हुए मंथली चार्ट पे हुए दर्शाते हैं कि ये स्टॉक में अब यहाँ से 620 से 640 तक का अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मंगलम सीमेंट बाय करने की सलाह रहेगी। 517 518 के आसपास ट्रेड करें। अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी में अगर ये स्टॉक नीचे भी मिलता है तो इसको ऐड करें। 505 तक भी अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो इसको ऐड करें। 480 के आसपास का हम स्टॉप लॉस इसमें सजेस्ट करेंगे और टारगेट हम जो सजेस्ट करेंगे पाएंगे 620 से 640 तक के। तो मंगलम सीमेंट बाय करने की सलाह है। मंगलम सीमेंट में करें खरीदारी, ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक। 517-18 के आसपास ट्रेड करता हुआ मौका खरीदारी करने का यहाँ पर राजेश जी की तरफ से। आइए सेठी साहब से भी पूछ लें, उनकी लॉन्ग टर्म पिक बताएं सर। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक बहुत ही दमदार सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स, जो कि अभी 430 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक जापानीज पेरेंटेज वाली एक सॉलिड कंपनी है जो कि एग्री फोकस्ड है। एग्री केमिकल्स और क्रॉप केयर के कारोबार में, और भारत में एग्री इनपुट्स में इनका 11% का मार्केट शेयर है। एक ये एक्सेल क्रॉप केयर नाम की जो कंपनी हुआ करती थी, उसका भी इसमें मर्जर हुआ है। जून क्वार्टर के बहुत ही दमदार नतीजे थे। 105 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया कंपनी ने, जो कि पिछले साल 79 करोड़ के मुकाबले तो अच्छा है ये। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में सिर्फ 54 करोड़ का पैट था, उसके सामने 105 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 24%। एक जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में 525 का टारगेट है। ओके, 525 के टारगेट के लिए सुमितोमो केमिकल्स में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपनी 10 की कमाई के शेयर के साथ? बताएं सर। अनिल जी, हमारी 10 की कमाई का स्टॉक है। इसको हमने नीचे में 3300 3200 के अराउंड में रिकमेंड किया था। स्टॉक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, OFSS पे हमारी खरीदारी की राय है। अब तो टेक्निकल पैटर्न भी बढ़िया है। ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आ चुके हैं, लिमिटेड डाउन साइड है। इन स्तरों पर करेक्शन पर OFSS में निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अब ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है। 4400 का स्तर पार होने को है और 4400 स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस थी। इससे पहले 4 बार 4400 से टकराकर स्टॉक में करेक्शन आया है, तो अब ये लेवल्स डिसाइसिवली पार होते दिख रहे हैं। और अगर ये 4400 के ऊपर टिक गया तो स्टॉक में आपको एक रैली देखने को मिलेगी और हमारी उम्मीद है कि इसमें 5200-5300 के लेवल्स आपको जल्द आते हुए दिखेंगे। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदें, गिरावट में एक्यूमुलेट करें और इसमें 50 to 100 का हमारा टारगेट। 5200 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है, मेरे ख्याल से 4000 रुपए के आसपास हमने रिकमेंड किया था। 4120 पर हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन दीपांशु भंडारी बता रहे हैं 20 जुलाई को ये रिकमेंडेशन हुई थी 4120 के दाम पर। 4800, 5500 और 6500 तक के बड़े लेवल्स के लिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज OFSS, ऐसे बोलते रहे आप बंसल जी, OFSS एक साथ फास्ट नहीं बोल सकते OFSS। देखिए, ये तो मुझे भी आज ही पता चला कि मैं फास्ट नहीं बोल पा रहा हूँ अनिल जी। ये तो अनिल जी आपके साथ साथ मुझे भी आज ही पता चला कि मैं फास्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, तो स्लो बोल रहा हूँ। बट अनिल जी बोल ठीक रहा हूँ। अच्छा, बचपन से ही आपकी अंग्रेजी 8 बजे शाम को 8 बजे से पहले हमेशा से कमजोर रही है? 8 बजे बात की तो आपकी अच्छी है, ऐसे मुझे कुणाल जी ने बताया। शाम 8 बजे के बाद तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले बचपन से ही कमजोर रही है लगता है आपकी। चलिए, लेकिन फिर भी सही बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। स्पीड मायने नहीं रखती है, सही चलाना मायने रखता है। तो बंसल जी, आप एग्जाम में पास हुए। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक बताए पालिया साहब, आपकी आज के लिए पोजिशनल पिक। जी अनिल जी, तो पोजिशनल पिक रहेगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक,
कैम इसका NSE का कोड है। ये स्टॉक में देखें तो लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली, स्टॉक का बेस हायर साइड पे शिफ्ट होते जा रहा है और जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी ये स्टॉक में देखने को मिल रही है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों का सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक डिप लेके जो रिकवरी दी है वो दिखाती कि स्टॉक अब यहाँ से 300 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। तो 310 315 तक के हम यहाँ से पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 278 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 278 270 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। 258 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हम देखें तो भी 1 महीने पहले भी स्टॉक में जो करेक्शन देखने को मिला था और 250 से 260 की रेंज में स्टॉक ने एक अच्छा पैटर्न बना के वहां से वापस ब्रेकआउट दिया है। तो 310 315 के टारगेट हम पोजिशनल बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बाय करने की सलाह रही। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में करें खरीदारी, ये राय राजेश जी की तरफ से आती हुई। सेठी साहब बताएं आपका पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज सुबह सुबह आप मस्ती की पाठशाला के मूड में ही दिख रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से नहीं, ये है ना सेठी साहब, स्टूडियो से शो करने का असर है। स्टूडियो से शो करने में थोड़े एनर्जी लेवल, जोश थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो बड़े दिनों बाद आया हूँ, मेरे ख्याल से महीना भर हो गया होगा, 20 दिन महीना भर हो गया, उसके बाद स्टूडियो से शो करे तो थोड़ा उसका असर है, बाकी और कुछ नहीं। कल वापस अगर घर से करूंगा तो ऐसे ही ढीला हो जाऊंगा। जी एक मिनट, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आप क्या कर रहे हैं अनिल जी, एक मूवी आई थी आपके जमाने में किशन कन्हैया, अनिल कपूर जी की, तो उसमें वो गाना गाते हैं सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। अनिल जी आप सूट बूट टाइम में आए हैं, आज बैंड बजा रहे हैं। सेठी जी और मेरा नंबर तो हो चुका है, बाकी का नंबर भी लगेगा। तो जो लोग हंस रहे हैं वेट करें, उनका भी नंबर आएगा। बंसल जी क्या है, बाकी सब लोग है ना, आप बहुत स्पोर्टिंग है, खेल भावना से खेलते हैं। अगर हर बॉलर ये सोचे कि अरे मुझे मेरी बॉल पे 6 पड़ेगा, मैं बॉल नहीं डालूंगा, तो फिर गेम कैसे होगा। बाकी सब लोग है ना, मतलब बड़े बदमाश हैं। ये लोग है ना, बोलते ही नहीं है, इनको मालूम है हम बोलेंगे तो फिर कहीं सिक्सर पड़ जाएगा। तो आप है ना, सबसे बढ़िया आप ही हैं इन सब लोगों में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आप इसी तरह से रहे, बदलिएगा मत बिल्कुल भी। आइए सेठी साहब बताइए आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक है, कंपनी का नाम है रेन इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 248-49 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, पिछले 1 साल में जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग कैल्साइन पेटकॉक और कोलतार बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा इनका एक अच्छा खासा सीमेंट का बिजनेस है, 4 मिलियन टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। और इनका जो बिजनेस है मेनली एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे काफी कुछ डिपेंडेंट होता है, और हमने देखा एल्यूमिनियम के प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, और आने वाले क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छा लग रहा है एल्यूमिनियम का जो भी सेक्टर है। तो उसको देखते हुए ये स्टॉक भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर पिछले साल भर में बैलेंस शीट की क्वालिटी में काफी सुधार किया है, कर्ज को कम किया है। फिर कई नामी गिरामी निवेशक जैसे मोनिश पाबराई साहब, वो अराउंड 4.35% स्टेक ओन करते हैं, डॉली खन्ना अराउंड 1.17%। तो ये स्टॉक पोजिशनल तौर पे अच्छा लगता है। और जून क्वार्टर के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत ही दमदार नतीजे थे। 265 करोड़ का पैट था वर्सेस 231 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 275 रुपए के पोजिशनल टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखना 240 रुपए। ओके, 240 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें रेन इंडस्ट्रीज। ये है सेठी साहब की पोजिशनल पिक। आइए जय एक ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं बिगुल, उनके लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीपांशु, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में तो मूव रहेगा ही। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, जो हिसाब से आज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स ध्यान में रखने चाहिए। एल&टी फाइनेंस का 90 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 3 रुपए 5 पैसे पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 3.05 पे ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। दीप, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1.85 का। फर्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा वो है 4.8 का, सेकंड टारगेट बनेगा 5.8 का। 4.8 5.8 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे 90 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एल&टी फाइनेंस का। दीप, ये स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया। अगर मैं डेली चार्ट अगर इसका देखूं तो 200 डेमा के ऊपर फिर से आ चुका है, 200 डेमा के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं पे सपोर्ट लिया है। और अर्ली चार्ट में 61% रिट्रेसमेंट से फिर से ये स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट में लगभग 94-95 तक के लेवल से इमीडिएटली 3-4 दिनों में दिखा सकता है। एंड उसी लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल ऑप्शन में एक अच्छी बाइंग हमें देखने मिल सकती है। तो ये है आपके एल&टी फाइनेंस का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय।
₹3 में 90 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आप खरीदिएगा। स्टॉक में एक्शन धीमे धीमे बढ़ता हुआ तेजी की तरफ। आइए बढ़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ। वक्त है न्यूज पर व्यूज का। सबसे पहले मुलाकात करेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज से। डॉलर इंडस्ट्रीज देश की दिग्गज नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल और फुली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन यूनिट वाली देश की एकमात्र हौजी और नेटवर्क कंपनी है ये। यूएई और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बिकने वाला इंडियन इनरवेयर और नेटवेयर ब्रांड है डॉलर इंडस्ट्रीज। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी विनोद कुमार गुप्ता साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो सीए और कंपनी सेक्रेटरी दोनों ही हैं, सीएसीएस, और फाइनेंस मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में 30 सालों से ज़्यादा का गहरा अनुभव है और डॉलर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गुप्ता साहब का है। सबसे पहले नतीजे रख दूँ आपके सामने। साल दर साल हर कंपनी की तरह इस कंपनी के भी नतीजे दमदार हैं। 28% आय बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 24% बढ़ा है, मार्जिन 17% के ऊपर मेंटेन है और मुनाफा 40% बढ़कर आया है। हर एक कंपनी की तरह तिमाही दर तिमाही नतीजे जो आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि कंपनियों के खराब आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है डॉलर इंडस्ट्रीज, जहां पर तिमाही दर तिमाही भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी आती दिख रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से मार्जिन 10% से 17% किए हैं, कामकाजी मुनाफा भी 13% बढ़ाया, मुनाफा 15% बढ़ाया, सिर्फ रेवेन्यू कम हुआ है। तो गुप्ता साहब सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूं। आमतौर पर हम देख रहे हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करें तो कंपनियों के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उतनी मजबूत है नहीं। आपके केस में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दमदार आती दिखी है, इसकी क्या खास वजह रही है? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि Q4 के जो रिजल्ट्स होते हैं आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि वो फुल ईयर का जो एक बैलेंस शीट बनती है उसमें पहले 3 क्वार्टर्स को माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं वो Q4 के नंबर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद के जो Q1, Q2, Q3 के जो नंबर्स होते हैं वो उनके अनऑडिटेड लिमिटेड रिव्यूड फिगर्स होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक Q4 के नंबर चूंकि बैलेंसिंग फिगर होते हैं तो वहाँ उनका एक अपना नजरिया बन जाता है, और हमारी लगातार कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से हम अपनी जो एबिटा मार्जिन है उसको 16 से 17% के आसपास ही प्रत्येक क्वार्टर टू क्वार्टर हम इसको मेंटेन करें। पीबीटी 15% और 11% के आसपास पैट का जो नंबर्स है इसको भी हम आगे मेंटेन करेंगे। हमने काफी कुछ अभी ऑपरेशनल्स का कुछ चेंजेस स्ट्रेटेजी में अपने की है, जिसकी वजह से ये जो मार्जिन है ये अब आपको आने वाले समय में उम्मीद है कि और बेहतर नजर आएगा, और इन्हीं सब कारणों से ये नंबर्स आपको Q1 में जो दिख रहे हैं वो काफी बेहतरी दिखाई दे रही है। मार्जिन और इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन साथ में सर ये यान की जो कीमतें बढ़ रही है, स्पेशली कॉटन यान की, फिर ऐसे में कैसे मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे और क्या फिर आप दाम बढ़ाने वाले हैं सर? देखिए, जितनी बार भी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जिसमें एक मूलतः यान का ही एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो जैसे जैसे यान के प्राइसेस में या दूसरे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जब भी बढ़ोतरी होती है तो हम तत्काल अपने भाव को भी आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि लागत जब बढ़ रही है तो आने वाले समय में प्राइस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो हम लोग इमीडिएट स्टेप्स लेकर प्राइस को भी रिवाइज करते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था आपके साथ ही एक इंटरव्यू में कि गत वर्ष हमने 5 बार अपने भाव में परिवर्तन किया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगातार 5 बार, और उसके बाद इस साल ऑलरेडी अप्रैल में हम वापस एक बार अपने भाव में परिवर्तन कर चुके हैं। और जिस प्रकार से अभी लगातार सूद के भाव में बढ़ोतरी निरंतर जारी है, और इस बार एकेडेज भी कुछ लास्ट ईयर से कमजोर दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कॉटन का जो ओपनिंग स्टॉक है नए सीजन के शुरुआत में जो एक लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड आता है वो भी कमजोर है। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में इसमें और भी भाव बढ़ने की एक गुंजाइश दिख रही है। जैसे जैसे ये भाव बढ़ते रहेंगे हम अपने प्रोडक्ट के भाव में तुरंत हम इजाफा करते हैं और उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और आराम से हमें ये प्राइस मिलने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती। प्राइस बढ़ा रहे हैं फिर भी डिमांड मजबूत है, ये एकदम साफ दिख रहा है। और जाहिर सी बात है यान के दाम बढ़ेंगे तो दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, पास ऑन करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये बताएं सर कि अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका किस तरह का चल रहा है? क्या पोस्ट कोविड वापस से फिर से 100% कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हैं? आगे कोई कैपेसिटी बढ़ाने का इरादा है आपका?
देखिए, जहां तक प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात है, हमारी कलकत्ता, तिरुपुर, लुधियाना, दिल्ली चारों यूनिट 100% प्रोडक्शन स्केल के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम आने वाला समय अब कैसा जाएगा, कब ये प्रोडक्शन बॉटलनेक्स आएगी, कब क्या लॉकडाउन की स्थिति बन जाती है। जिस प्रकार से खबरें आप सभी भी सुनी रहे हैं कि थर्ड वेव इसकी जो एक चिल्ला चोट बाजार में है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव शायद हो सकता नहीं आए, क्योंकि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की स्पीड आज हम मेंटेन कर रहे हैं, 50 से 60 लाख लोगों का वैक्सीनेशन प्रत्येक दिन हो रहा है, तो हो सकता है ये थर्ड वेव आए नहीं, या आए भी तो बहुत कमजोर रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन के जैसी स्थिति सेकेंड वेव के समय रही, उससे हमें थोड़ी सी घबराहट ये है कि आने वाले समय में कब क्या स्थिति हो जाए हमें भी नहीं मालूम। इसलिए हमने शुरू से ही अपनी प्रोडक्शन स्पीड को मेंटेन किए हुए हैं कि किसी भी कारण से अगर कोई लॉकडाउन की स्थिति आने वाले समय में होती भी है, तो हमारे पास एक भरपूर स्टॉक हमारे पास है, ताकि जब भी पेंटअप डिमांड बाजार में आती है, उस पेंटअप डिमांड को हम आसानी से मीट कर सके। अब हम बात करते हैं कैपेक्स की, तो हमने अभी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब हम अपने कलकत्ता में करीब 3.5 से 4 लाख स्क्वायर फुट का प्रोग्रेस में है, जिसके पीछे करीब 50 करोड़ की लागत आएगी। और यह जो हम इंटीग्रेटेड एक लॉजिस्टिक बना रहे हैं, लॉजिस्टिक हब हम कलकत्ता में बना रहे हैं, उससे हमें काफी वर्किंग एफिशिएंसी निश्चित रूप से 1% से 2% के बीच में एक वर्किंग एफिशिएंसी भी हमारे अंदर आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी जैसे कि 22,000 स्पेंडल के स्पिनिंग मिल ऑलरेडी है, उसके साथ साथ एक हम करीब 65 करोड़ की लागत से 20,000 स्पेंडल की एक यूनिट और लगाने का काम हमारा शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो सोलर पावर हमारे पास 4 मेगावाट था, उसको 5 मेगावाट करने का भी काम हमने शुरू कर दिया है, जिससे कि सारा का सारा पावर हम कैप्टिव ही अपने यूनिट्स में उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारा एक प्रोजेक्ट लक्ष्य था, जिसके अंतर्गत हम डायरेक्टली रिटेलर्स तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और पहले अभी तक हम 5 स्टेट में थे, अब आने वाले समय में हमने 7 से 8 स्टेट को एक साथ आने वाले 1 महीने के अंदर ही वहां लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है। और यह एक प्रोजेक्ट लक्ष्य जो है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत ऑटो रिप्लेसमेंट सिस्टम, डीएमएस, एफएसए, वार रूम, इस तरह का डिजिटाइजेशन प्रोग्राम कंपनी ने लिया हुआ है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो नंबर ऑफ रिटेलर्स हैं, जो लगभग आज 1.5 लाख के लगभग है, और कंपनी का टारगेट आने वाले 2 समय में 5 लाख रिटेलर्स तक पहुंचने का। ओके, यह लक्ष्य हमने प्रोजेक्ट लक्ष्य के तहत रखा हुआ है, और निश्चित रूप से हम इसे पूरा कर लेंगे, और काफी स्पीड से इसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। ओके, गुप्ता साहब, आमतौर पर वैसे तो हम बात नहीं करते हैं मैनेजमेंट में बदलाव जो होते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बदलाव मैं देख रहा हूं, तो सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए। आपके सीएफओ नए आए हैं, और पूछ भी इसलिए रहा हूं कि वो आपके कॉम्पिटिटर लक्स इंडस्ट्रीज में 18 साल काम करने के बाद आपके आए अजय कुमार पाटोलिया साहब। ये टॉप मैनेजमेंट में जो बदलाव है, इसके पीछे क्या सोच है, जरा बताइए सर। देखिए, अभी तक सीएफओ का जो एक हमारे हमने एक प्रोफेशनल सीएफओ को एम्प्लॉय करने का निर्णय आज से करीब 6 महीने पहले ही ले लिया था, और उसी के तहत हम स्काउट भी कर रहे थे कि कितनी जल्दी इसमें परिवर्तन आ जाए, क्योंकि अभी तक सीएफओ अंकित गुप्ता था, ऑफ कोर्स वो प्रोमोटर फैमिली से ही है। हमारी इच्छा थी कि जिस तरह से हमने अपने कदम एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ाए हुए हैं, सेल्स ऑलरेडी प्रोफेशनल है, प्रोडक्शन प्रोफेशनल है, तो हमने स्काउट करने का काम काफी समय से किया हुआ था, और उसके बाद अंततः हम मिस्टर अजय पाटोदिया को एज ए सीएफओ एक प्रोफेशनल को हम एम्प्लॉय करने में सफल हुए। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट को और लाने की कोशिश कंपनी की तरफ से होती हुई दिख रही है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। डॉलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बात करते हुए अपने नतीजों के बारे में। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 370 रुपए के ऊपर। आइए बढ़ते आगे, वक्त है पोजिशनल पिक्स का, और हमारे साथ राजेश पालिया साहब और सेठी साहब है। पोजिशनल पिक तो हो चुकी है, अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। पालिया साहब बताइए। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक ऑटो एंसिलरी स्पेस से रहेगी, और वो स्टॉक रहेगा गैब्रियल। ये स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले 3 महीने का एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट पे देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में एक्शन पिछले 2-3 सेशन से देखने को मिली, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में टारगेट आना चाहिए 168 तक के।
तो यहाँ पे करंट लेवल से 148 144 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। 138 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म यहाँ से पोजीशन लेने के लिए, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 168 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो गैब्रियल बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए गैब्रियल में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए इस वक्त राजेश जी की तरफ से आती हुई। सेठी साहब, आपको क्या पसंद है शॉर्ट टर्म के लिहाज से? अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वापस एक केमिकल स्टॉक ही है। स्टॉक का नाम है क्लेरेंट केमिकल्स, जो कि अभी 605 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से विद इन द स्पेस बहुत ही सस्ती है। 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल एक स्पेशल डिविडेंड दिया 140 रुपए का, और टोटल अगर देखेंगे तो पिछले साल 205 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ कंपनी ने। बाकी ये कंपनी जो सेगमेंट को कैटर करती है, एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, कोटिंग्स, पेंट्स, होम केयर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है स्टॉक का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा रहेगा, और वैल्यूएशन के लिहाज से चूंकि सस्ता है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। इसमें मेरे बहुत ही शॉर्ट टर्म में 640 के टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 595 रुपए। ओके, तो 595 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 640 के टारगेट क्लैरिएंट केमिकल्स, ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक सेठी साहब की तरफ से। तो केमिकल स्टॉक्स और उससे जुड़ी कंपनीज में आप वैसे भी बढ़िया एक्शन देख रहे हैं, तो एक्शन भरपूर है वहां पर। वो पीरामल एंटरप्राइजेस, जहां पर अभी जय ने भी अपडेट दिया था थोड़ी देर पहले, 5% ऊपर है। कमिंस, पीवीआर, बजाज फिनसर्व और आईआरसीटीसी, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी राय आ चुकी है, तेजी दिखा रहा है। और एमएनएम में भी आप बढ़िया खरीदारी देख रहे हैं। जिस तरह से सोने में भारी गिरावट आ रही है, टाइटन भी अब थोड़ा मोमेंटम आपको पकड़ते हुए दिख रहा है। टाइटन की चार्ट पर जरा राय ली जाए। बंसल जी, इस पर व्यू दें। 2% ऊपर टाइटन भी इस समय दिख रहा है 1825 पर। कहां जा सकता है काउंटर सर? देखिए दीपांशु, इस स्टॉक के अंदर आज के सदर में देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 1813 के ऊपर, 1813 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है चार्ट पर। तो डेफिनेटली एक खरीदारी का कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 1806 के नीचे का लगाना चाहिए, और जो टारगेट्स निकल के दीपांशु सामने आ रहे हैं वो हैं 1845 से लेकर 1850 का जोन। 1845 से लेकर 1850 के टारगेट के लिए टाइटन एक अच्छा खरीदारी का कैंडिडेट है। आपके लिए टाइटन में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और फिर से वक्त न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आज एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जिसका आईपीओ आज ही से खुला है, कारट्रेड टेक लिमिटेड। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट से। कारट्रेड टेक, ये है कंपनी का नाम, और हर एक तरह की गाड़ियों के लिए मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म और वैल्यू एडेड सर्विसेज देने का काम करती है ये कंपनी। और इनकी ढेर सारी ब्रांड्स है जो आपने सुनी होगी, कार वाले, कारट्रेड, श्री राम ऑटोमॉल, बाइक वाले, ये सारे ब्रांड्स हैं जिनमें कंपनी कारोबार करती है। ऑनलाइन सर्च पॉपुलरिटी के मामले में कार वाले और बाइक वाले, ये दोनों जो ब्रांड है ये नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कंपनी के बारे में, वो ये कि जो डिस्क्लोजर्स दिए उसके मुताबिक जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं और भी ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो गाड़ियां खरीदने बेचने और इस तरह की जो सर्विसेज देने का काम करती है, उनमें से ये इकलौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, मुनाफा बना रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूँ। 1585 से लेकर 1618 रुपये, ये है प्राइस बैंड। तो आप ऊपरी बैंड ध्यान में रख लीजिए, 1618 रुपये। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं 9 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 3000 करोड़ रुपए के आसपास की इशू साइज है, ठीक है ना। और इशू के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप होगा वो 7400 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। आइए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक तो है विनय सांगी साहब और दूसरी जुड़ रही है अनीशा मेनन जी। तो पहले विनय सांगी साहब का मैं आपको परिचय दे दूं। सांगी साहब कारट्रेड के चेयरमैन भी हैं, एमडी भी हैं और सीईओ भी है। तीनों डेजिग्नेशन आपके पास है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम किया है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स और प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल्स के साथ आपने लंबा काम किया हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। तो पहले शुरुआत में आपके साथ ही करता हूँ सांगी साहब। एक चीज़ में समझना चाहता हूँ, सब तो आपने काम किया है, कंपनी आपने बनाई है, राइट। इस लेवल तक आप लेकर आए, आप चेयरमैन भी हैं, एमडी भी हैं, सीईओ भी है, फिर आप प्रमोटर क्यों नहीं है? मैं प्रमोटर मिसिंग है इस कंपनी में ये देख रहा हूँ, तो आपने अपने आप को प्रमोटर कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? ये मेरी एक जानने की इच्छा है, बताएं सर।
जरूर। पहले तो थैंक यू शो में बुलाने के लिए। ये कंपनी जो हमने क्रिएट की है 10-11 साल से, ये एक एंटरप्रेन्योरल काइंड ऑफ कंपनी है। मतलब है कि हम जो सब मैनेजमेंट है, टीम है, एम्प्लॉयज है, सब ओनर्स हैं इस कंपनी के। और मैंने खाली फाउंड किया कंपनी को, मैं फाउंडर हूँ। 2010 में चालू किया कंपनी। पर हमारे जो कल्चर है, एक एंटरप्रेन्योरल कल्चर बना रहे हैं और उसमें हमारे सब एम्प्लॉयज ओनर्स हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है और एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, जहां हम सब मिलजुल के काम करते हैं। ये एक नया कल्चर है जो सब यंग कंपनीज या इंटरनेट कंपनीज क्रिएट करते हैं। और हमारी कंपनी में एक शेयर होल्डर्स हैं, एक बोर्ड है, और फिर हम सब लोग एम्प्लॉयज हैं जो चलाते हैं कंपनी को। तो हम उसको इनको एंटरप्रेन्योरल ड्रिवन या फाउंडर ड्रिवन या प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बोलते हैं। वंडरफुल, सच ए नोबल थॉट कि हम प्रोमोटर नहीं है, हम भी सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। आइए एक चीज़ और बताइए। अच्छा, आपसे पूछूं उससे पहले एक बार अनीशा जी का भी इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें। कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO हैं, और CA हैं आप। SR बाटली बॉय एंड कंपनी से आपने CA किया है। फाइनेंस स्पेस में आपका 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अनीशा जी, मैं डेटा देख रहा था RHP में 3 साल से 19, 20 और 21 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। आपके रेवेन्यू एकदम स्टेबल है 250 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन अचानक से इस साल मार्च 21 में प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ गया, गजब का बढ़ा है। मतलब 26 करोड़ वाला प्रॉफिट 4 गुना हो गया, 100 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसा इस साल में क्या खास हुआ है, ये बताइए कि एकदम से प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, जरूर। और जैसे आपने रेवेन्यू की भी बात की, वो फ्लैट रही है डिस्पाइट कोविड। तो बहुत सारी कंपनियों में आपने ये इम्पैक्ट देखा रहेगा। हमें कोविड ने उतना परेशान नहीं किया जितना लॉकडाउन ने किया है। कोविड जैसे हर डिजिटल कंपनी के लिए पॉजिटिव ही रहा है, हमारे लिए भी कोविड पॉजिटिव। कोविड किसी के लिए पॉजिटिव नहीं है, बट कोविड ने हमारा नुकसान नहीं किया है, पर जरूर लॉकडाउन ने जरूर किया है। पर हमारी जो कंपनी है, जैसे जिस तरीके से बिल्ड हुई है, कोई भी रेवेन्यू हम जो ऐड करते हैं, मतलब जहाँ जितना भी रेवेन्यू हम कमाते हैं, वो सीधा आके हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाता है। क्योंकि जैसी कंपनी बनी है इतने सालों में, खर्चे जो हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट खर्चे हैं, एक है मार्केटिंग और पगार होती है। ये दोनों खर्चे ऐसे हैं, जैसे जैसे कंपनी बढ़ी है, जैसे मार्केटिंग का खर्चा एक्चुअली हमारा कम होते गया है, क्योंकि लोगों ने हमें पसंद किया है, हमें मार्केटिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ी है। तो जो आप ये 32 मिलियन, ये 3 करोड़ का जो आप विजिट्स देखते हैं, या जो हमारे RHP में भी लिखा है, 3 करोड़ लोग आते हैं ये साइट पे हर महीना। और ये पेज व्यूज सेशंस नहीं है, ये एक्चुअल लोग हैं। इसमें से 88% ऑर्गेनिक है, जिसका मतलब है हमें उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और ये जो इतना अच्छा हमारा मैट्रिक्स है, ये इसीलिए है क्योंकि इतने सालों में हमने फोकस किया है प्रोडक्ट में, कि हम अपना साइट कितना अच्छा बना सके और कैसे हम इन लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सके। तो वो ही हमारा सीक्रेट सॉस है, जैसे लोग कहते हैं कि रेवेन्यू बढ़ता रहता है, और जो भी बढ़ता है वो सब हमारे प्रॉफिट्स में आके जुड़ जाता है या मुनाफे में आके जुड़ जाता है। अच्छा, सांगी साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जो आमतौर पर चर्चा हो रही है आजकल। कई सारी कंपनियां हैं जहाँ पर ऑफर फॉर सेल ज़्यादा आ रहे हैं बजाय पब्लिक इशू के। जाहिर सी बात है, आपकी कंपनी ऑलरेडी कैश रिच है, 600 करोड़ से ज़्यादा के आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट और कैश है, तो शायद जरूरत ना हो, और आप कंपनी पर इतना बुलिश भी हैं। तो फिर क्या वजह है कि ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं और आप ही अपनी स्टेक कम कर रहे हैं, बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेक कम कर रहे हैं? ये समझाएं जरा हमारे दर्शकों को। जरूर। एक बात तो सही है कि हमारी कंपनी एक 100% OFS कर रही है। हम प्राइमरी राउंड नहीं कर रहे हैं, या कंपनी रेज नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं। जो पैसे जो पड़े हैं, एक तो वो एक्सपेंशन या एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी हैं। दूसरा, हम रोज प्रॉफिट बनाते हैं, हर महीने प्रॉफिट बनाते हैं, हर साल प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो भी आके हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में जुड़ जाती है। तो हमने सोचा कि 100% OFS ही करना है। OFS जो कर रहे हैं वो प्राइमरीली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हमारे जो हैं वो सेल कर रहे हैं AOFS में। तो इट्स 35% OFS है, फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे। और प्राइमरी जो OFS में शेयर्स डाल रहे हैं वो है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, जो कंपनी में आगे जाके रहेंगे, पर थोड़ी जो बोलते हैं लिक्विडिटी इवेंट है, और लिक्विडिटी ले रहे हैं वो लोग। बात है। तो चलिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो निकलना चाहते हैं उन्हें भी एक मौका देना जरूरी है, इसलिए IPO लेकर आ रहे हैं। अनीशा जी, जो आपने कहा कि भाई ये साल बहुत अच्छा रहा, ठीक है,
प्लस आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले में देखूं तो मतलब आप इकलौती कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है, नहीं तो इस स्पेस में कोई और बना नहीं रहा। तो ऐसा आपकी कंपनी क्या अलग से, क्या हटकर कर रही है, क्या स्पेशल कर रही है कि आप ही पैसा बना रहे, दूसरा कोई नहीं बना रहा? ये एक विजन रहा है जी। एक्चुअली आप अगर विनय की बातें सुनेंगे जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, ये 10 साल का इनका विजन रहा है, जो इसको कहते हैं इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि तुम बस गाड़ी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझो कि जिसको हम C2B कहते हैं, मतलब कोई अपना गाड़ी बेचना चाहता है, कोई कंपनी नई गाड़ियों पे फोकस कर रही है, कोई कंपनी शायद ऑक्शन पे फोकस कर रही है। ये जो कंपनी है वो सालों से एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, जो है इकोसिस्टम, जिसे कहते हैं मतलब हर जो पॉइंट रहता है, कोई भी बायर या सेलर का जो जर्नी रहता है, गाड़ी खरीदने से लेके बेचने तक, उसका फाइनेंस हो, उसका इंश्योरेंस हो, ऑक्शन हो, वो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हर गाड़ी के बेचने और खरीदने में। हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आप हमारा बिजनेस देखेंगे, जैसे वो RHP पे भी एक्सप्लेन किया है, हम हर बिजनेस, हम लोग न्यू कार्स में भी है, हम यूज कार्स में भी है, हम ऑक्शंस में भी है, हमने एक फाइनेंस मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया है। तो ये है, ये शायद से एक बेनिफिट है जो हर कंपनी का होता है। जब आप बहुत सारी चीजें करते हैं, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, सिनर्जी मिलता है, मतलब एक बिजनेस का जो बेनिफिट है वो दूसरा बिजनेस भी ले पाता है, जो हमारे हिसाब से वो हमारा सक्सेस है। और हमारा दूसरा पॉइंट जो शायद विनय ने इससे पहले कहा था, हमारा कंपनी मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करता है। जो कंपनी हमने एक्वायर भी की है, हर वो कंपनी उनके फाउंडर से ही, आज के दिन पे भी उनके फाउंडर्स ही चला रहे हैं उसे। भले ही हमने ये कंपनी एक्वायर किया है, हमने हर फाउंडर को उनका फ्रीडम दिया है, और हर बिजनेस एक स्टैंड अलोन बिजनेस, या फिर जैसा चलता है कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस, वैसे हमने चलने दिया है। ओके, सांगी साहब, दो चीजें पूछनी है। एक तो ये कि मतलब अभी तक जो है ना, हमारी कॉमन थॉट प्रोसेस क्या है, cartrade.com, मतलब जिस किसी को भी गाड़ी बेचनी है वहाँ जाओ, रजिस्टर करो, आपकी गाड़ी के लिए कस्टमर्स आ जाएंगे। जिस किसी को भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है वो यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट? तो एक ये बिजनेस मॉडल बेसिक हमारे समझ में है। वाकई में यही बिजनेस मॉडल है? इससे कितना रेवेन्यू आता है? इसके अलावा और क्या कर रही है कंपनी, थोड़ा सा वो बताएं। दूसरा ये एक और चीज जो दिमाग में आती है कि भाई ये बिजनेस मॉडल है, तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां जो ये सब काम कर रही है, और कुछ और नई भी आ गई, तो वो डिस्ट्रप्शन वाला जो डर है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, इसमें Cartrade कहां पर है? और दूसरा ये बिजनेस मॉडल, दोनों चीजों को बताएं सर। जरूर। हमारे पास 30 मिलियन कस्टमर्स या 3 करोड़ लोग हर महीना उस वेबसाइट पे आते हैं, कार वाले पे, Cartrade पे, बाइक वाले पे, गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए। तो जब आप आते हो तो आप रिसर्च करते हो कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स हैं, बाकी यूजर्स क्या सोचते हैं इसके बारे में, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, क्या प्राइस देनी चाहिए, क्या ऑफर चल रहा है गाड़ी पे, किस डीलर के पास जाना चाहिए, ये सब रिसर्च करते हो हमारे वेबसाइट पे। फिर लोन का अप्रूवल लेते हो, गाड़ी खरीदते हो। हम कंप्लीटली जो गाड़ी खरीदने वाला है उसका उनको कंप्लीट काम या रिसर्च कराने देते हैं, और फिर ये जर्नी जो खरीदने की जर्नी है उसमें कंप्लीट असिस्टेंस देते हैं। और इसके लिए 3 करोड़ लोग आते हैं। ये एक साइड हमारे बिजनेस का है। दूसरे साइड हमारे बिजनेस का है जहां आप गाड़ी बेचना चाहते हो तो आप आके गाड़ी लिस्ट कर सकते हो। हम ऑक्शन करते हैं गाड़ी को, और जहां भी इस इंडिया में जहां भी हाईएस्ट प्राइस मिले गाड़ी, ये पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, वो हम प्राइस आपको देते हैं। तो आपको प्राइस का बेनिफिट मिल जाता है जब गाड़ी बेचने आते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम 8 लाख हर साल 8 लाख गाड़ी ऑक्शन करते हैं। जो 8 लाख गाड़ियां हैं वो विनय जी, फिर उसमें एक सवाल और है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में, तो फिर जो खरीदने वाला उसको तो महंगी मिल रही है ना? नहीं, जो खरीद रहा है हमारे C2B प्लेटफॉर्म वो एक डीलर है। और आप बॉम्बे में बेच रहे हो, कोई कोने में बेच रहे हो, या दिल्ली में कोने में बेच रहे हो, आपको पूरी, अगर आप खुद जाके गाड़ी बेचोगे तो आपको 1 आदमी मिलेगा, 2 आदमी मिलेंगे। जब आप ऑक्शन करते हो तो 100 लोग बॉम्बे डीलर्स बिड करते हैं उसके लिए। तो आप अश्योर्ड हो कि आपको सबसे, या प्राइस डिस्कवरी जो बोलते हैं, सबसे बेहतरीन प्राइस मिलेगी गाड़ी के लिए। तो हमारी C2B B2B प्लेटफॉर्म 8 लाख गाड़ियां ऑक्शन करती हैं। हमारी B2C प्लेटफॉर्म जहां आप गाड़ी खरीदते हो वहां 30 लाख लोग रोज आते हैं और गाड़ियां बेचते हैं, डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के जो है। अच्छा सर, जो आप डिस्ट्रप्शन की बात करें, हम हमारी कंपनी में सोचते हैं कि हम अपने आप को खुद डिस्टर्ब करना चाहते हैं रोज। तो हमारे जो सर्विस और प्रोडक्ट्स हैं वो रोज इवॉल्व होते रहते हैं। हमारे जो स्पार्कफुल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टीम्स हैं वो रोज कोशिश करते हैं कि हम खुद को डिस्टर्ब कर लें। हमारी जो स्ट्रेंथ्स है वो ब्रांड एफिनिटी, जैसे अनीशा ने बोला, 88% जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है
वो है एक स्ट्रेंथ। टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो हम क्रिएट करते हैं, जो सब स्टेक होल्डर्स या इकोसिस्टम में डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स को सब लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, इंटररिलेट करते हैं। पर हमारी कोशिश रोज होती है कि हम खुद को डिस्टर्ब करें। जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप गाड़ी बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कल ये प्रोसेस में, हम बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रोज आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारी जो कोशिश होती है टेक कंपनीज में कि अगले 10 साल के लिए, अगले 50 साल के लिए हम खुद अपने आप को डिस्टर्ब करते जाएं रोज के रोज। जबरदस्त थॉट प्रोसेस है। अच्छा अनीशा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विनय जी के लिए, तीनों को हमें एक साथ स्क्रीन पर ले गए। थोड़ा सा पर्सनल वाला सवाल है कि विनय जी आज इतने सीरियस दिख रहे हैं, आईपीओ आया उसका स्ट्रेस है या ऑफिस में भी कम मुस्कुराते हैं, ऐसा मतलब कैसे रहते हैं ये ऑफिस में? नहीं, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही है, बहुत ही दिलदार है और ज्यादातर खुश ही रहते हैं। आज जरूर थोड़ा एंजाइटी है, हम वो शायद से मास्क नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रही हूँ, मुझे भी इक्वल अमाउंट ऑफ एंजाइटी है। ये शायद से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम दोनों के लिए और पूरे कंपनी के लिए। आई एम श्योर आज ये वीडियो हमारे ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय की शक्ल पे आप देखेंगे तो आप यही वाला एक्सप्रेशन देख पाएंगे। नहीं बिल्कुल आप रिलैक्स रहे। जी हम बोलते हैं जैसे हिंदी पिक्चर रिलीज होती है ना हर थर्सडे को, वैसे कोई पिक्चर 10 साल के बाद एक पिक्चर रिलीज हो रही है। बिल्कुल। और सांगी साहब, वो आप शायद सांगी सरने में गुजराती हो गया, तो जनरली वो मारवाड़ी और गुजराती लोगों में होता है ना, बेटी की शादी, बहन की शादी, उस दिन जो है ना वो वाला माहौल होता है। बट आप चेयर अप करिए, बिल्कुल आपके आईपीओ को तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं हमारी। आपकी कैपिटल मार्केट की ये इनिंग है बड़ी जबरदस्त साबित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे कार ट्रेड के टॉप मैनेजमेंट जिनसे हमने बातचीत की कंपनी के आईपीओ के बारे में। और इशू आज से खुला है, आप चाहें तो 9 शेयरों के लॉट में आप पैसा लगा सकते हैं। 1585 और 1618 ये है प्राइस बैंड कंपनी का। थोड़ी देर में एक और टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। एक आईपीओ और खुलने जा रहा है, वो है कल से खुलेगा, कैम्प्लास सैनमार। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इस पर भी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बाजार पर नजर डाल दें। 36,000 के ऊपर निफ्टी है, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी टिका हुआ, और निफ्टी 16,300 के बेहद करीब। दीप। बिल्कुल सर, तो एक्शन भरपूर है और आईपीओ मार्केट्स में भरपूर एक्शन है। आइए इससे पहले कि नेक्स्ट मैनेजमेंट से चर्चा करें, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बस 2 मिनट में लौटेंगे हम।